जिस प्रकार मेरे मम्मी पापा ने मुझे हमेशा साथ दिया है, सपोर्ट किया है, वो रिटायर्ड हो गए थे, लेकिन तभी भी कभी भी उन्होंने मुझसे ये नहीं कहा कि तुम्हारी शादी कर देंगे। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारा निकलना तय है, बस समय की बात है। मुझे भी कभी लगता था कि शायद होगा कि नहीं होगा, बट उनको पता था कि होगा। बहुत खुशी हुई। मेरी मम्मी तो बिल्कुल रोने लगी थी। मेरे पापा कहते थे कि जो यूपीएससी का प्रिपरेशन करता है ना, वो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करना जैसा होता है। जिसने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने की ठान ली है, वो जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता है। यूपीएससी में नहीं सिलेक्ट हो गया, आप बीपीएससी में सिलेक्ट हो गए, किसी और पीसीएस में सिलेक्ट हो गए, वहाँ नहीं तो कहीं और, जहाँ भी जाओगे आप बहुत अच्छे इंसान बनोगे, बिकॉज आप डिसिप्लिन, आप इतने टफ चीज़ को आपने सोचा है कि मैं करूँगा या करूँगी, तो आप जिंदगी में जहाँ भी जाओगे आप हमेशा सक्सेसफुल इंसान बनोगे। जो भी नेगेटिव चीज़ें होती है ना, जैसे कि कितने साल आप सोच रहे हो, आप काउंट करते हो, ये सब मैंने छोड़ दिया और सिर्फ मैं उन लोगों के पास रही जो मुझे पॉजिटिव करते हो, जो मेरे लक्ष्य को समझते हो। और मैंने किसी को नहीं बताया मेरे पापा रिटायर्ड हो गए, बिकॉज लोगों के रिएक्शन से आपको वो इफेक्ट होता है। अच्छे ऑफिसर बनोगे तब रियल में आप सक्सेसफुल होगे, ना कि एक रैंक आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनाता है। मैं भाई का बहुत शुक्रिया कहूँगी कि जब भी मुझे रोना आता था तो मैं उसको कॉल करके रो लेती थी। बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले से हूँ और क्लास 12 तक मैंने मुजफ्फरपुर से ही पढ़ाई की। उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन किया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, और उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी में लग गई थी। यूपीएससी दिया, यूपीएससी में सक्सेसफुल नहीं हो पाई, फिर मैंने बीपीएससी ट्राई किया। 67 बीपीएससी में मैं इंटरव्यू तक गई थी और फिर 69 बीपीएससी में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है। यूपीएससी नहीं हुआ तब आपने बीपीएससी में आई या फिर बीपीएससी प्लान पहले से था? बीपीएससी प्लान पहले से नहीं था। स्टार्टिंग मैंने यूपीएससी का प्रिपरेशन किया, फिर नहीं हुआ तो मुझे लगा कि मुझे बीपीएससी भी देना चाहिए। प्लान बी? हाँ, मेरा प्लान था कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जाऊँ। तो ये कब आपने कितने यूपीएससी के कितने अटेम्प्ट के बाद आपने डिसाइड किया कि हमें बीपीएससी की तरफ भी जाना चाहिए? मैंने मल्टीपल अटेम्प्ट्स दिए हैं यूपीएससी में, फिर मुझे सक्सेस नहीं मिल पाई, तो फिर मुझे फाइनल लगा कि मुझे बीपीएससी की तरफ भी कोशिश करनी चाहिए। वैसे अभी भी मेरे अटेम्प्ट्स बचे और मैं यूपीएससी की भी तैयारी कर रही हूँ। जो रेवेन्यू ऑफिसर मुझे आरओ का पोस्ट मिला है, तो मुझे लगता है कि मुझे सबसे मेन चीज़ तो ये है कि मुझे ऑनेस्टी के साथ काम करना है, और जो भी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी उसको मैं अच्छे से कोशिश करूँगी कि पूरा अपना बेस्ट कर सकूँ। और मुझे लगता है कि सिलेक्शन एक जैसे एक पड़ाव है, और जब जिस तरह से आप काम करते हो वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप किस ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हो और किस आप डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हो, और आप अच्छे ऑफिसर बनोगे तब रियल में आप सक्सेसफुल होगे, ना कि एक रैंक आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनाता है। बहुत बढ़िया, ये मेरे दिल की बात मैंने बता दी। और बहुत अच्छी बात बताइए, रैंक आपको सक्सेसफुल नहीं बनाएगा, आपका कर्म जो होगा, आपको जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी उस पर कितने खरे आप उतर रहे हो। ये मैम ये बताइए, मुझे पता चला कि आपके फादर रिटायर्ड हैं, बट डिस्पाइट ऑफ दिस उन्होंने बहुत कुछ हेल्प की है, ये मुझे पता चला। इसके बारे में बताइए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस में पेरेंट्स, आपके दोस्त, कलीग का हाथ होता है, तो ये भी जानने की कोशिश। मैम ये इसके बारे में बताइए। बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगी आज लिटरली मैं जो हूँ, मैं अपने मम्मी पापा की वजह से हूँ। और ऐसा नहीं है कि मेरा सक्सेस हो गया तो कई बार होता है ना कि बताना पड़ता है, बट मैं बताऊँगी कि इतना मैंने फेलियर देखा है यूपीएससी में, बीपीएससी में भी मैं इंटरव्यू तक गई थी तब भी फेल हुई। मेरे पापा ने मुझे हर वक्त एक बात हमेशा बोलते थे, मैं सबको बताना चाहूँगी। मेरे पापा कहते थे कि जो यूपीएससी का प्रिपरेशन करता है ना, वो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करना जैसा होता है। और जिसने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने की ठान ली है, वो जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता है। बहुत बढ़िया। आप यूपीएससी में नहीं सिलेक्ट हो गए, आप बीपीएससी में सिलेक्ट हो गए, किसी और पीसीएस में सिलेक्ट हो गए, वहाँ नहीं तो कहीं और, कहीं भी आप जहाँ भी जाओगे आप बहुत अच्छे इंसान बनोगे, बिकॉज आप डिसिप्लिन, आप इतने टफ चीज़ को आपने सोचा है कि मैं करूँगा या करूँगी, तो आप ज़िंदगी में जहाँ भी जाओगे आप हमेशा सक्सेसफुल इंसान बनोगे। तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने मम्मी पापा का कि उन्होंने इतने अच्छे सोच मुझ में डाले, इतना अच्छा बीज मुझे दिया। और मैं आप सबको, जितने भी मुझे बड़े बुजुर्ग मुझे देख रहे हैं, मैं उन सबसे अपील करना चाहूँगी कि जिस प्रकार मेरे मम्मी पापा ने मुझे हमेशा साथ दिया है, सपोर्ट किया है, वो रिटायर्ड हो गए थे, लेकिन तभी भी कभी भी उन्होंने मुझसे ये नहीं कहा कि तुम्हारी शादी कर देंगे। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारा निकलना तय है, बस आज नहीं तो कल, बस समय की बात है।
तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपने बेटे बेटी को एक समान समझें और हमेशा उनको सपोर्ट करें, बिकॉज उनको आपकी सपोर्ट की अभी ज़रूरत है जब वो फेल होते हैं, जैसा मेरे मम्मी पापा ने किया। गॉड ब्लेस यू अमृता, दिल खुश कर दिया आपने। वो कहते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। मैम वही दिख रही हैं, बहुत अच्छा है। मतलब एक देखो, मोरल सपोर्ट भी होना ज़रूरी होता है। मैम कहीं ना कहीं फिनेंशियल कुछ इश्यूज़ आई थी, क्योंकि पापा रिटायर्ड थे, आप घर की बड़ी थी, जिम्मेदारी वाली बात थी, तो इसमें कहीं पे कोई डिस्टर्बेंस आपकी प्रिपरेशन में कुछ आया? मैं कहूँगी कि जो भी कोई भी डिस्टर्बेंस था ना, मेरे मम्मी पापा ने मुझ पर आने ही नहीं दिया। जब भी बात होती थी वो हमेशा, मतलब मैं कहूँ कि आज तक उन्होंने कभी बोला ही नहीं कि तुम्हारी शादी कर देंगे। हमेशा बोला कि तुम्हारा होगा, तुम बस लगी रहो। तो उनकी वजह से ही मैं आज हूँ यहाँ पे। सच बताओ तो मुझे भी कभी लगता था कि शायद होगा कि नहीं होगा, अरे वाह, बट उनको पता था कि होगा। बहुत खुशी हुई, मेरी मम्मी तो बिल्कुल रोने लगी थी और पापा भी बहुत खुश थे, बहुत। मेरे भाई भी बहुत खुश हुआ, मेरे सारे दोस्त, सबको बहुत खुशी हुई कि फाइनली मुझे सक्सेस मिली। कहते हैं ना कि मैंने सब कुछ, जो भी नेगेटिव चीज़ें होती है ना, जैसे कि कितने साल आप सोच रहे हो, आप काउंट करते हो, ये सब मैंने छोड़ दिया है। हाँ, मैंने अपना, कहते हैं ना कि आपने कैसे कोप अप किया इस चीज़ को, तो मैंने जो भी नेगेटिव चीज़ थी या फिर सबको सारी नेगेटिविटी सबको हटा दिया। मैंने व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर दिया और सिर्फ मैं उन लोगों के पास रही जो मुझे पॉजिटिव करते हो, जो मेरे लक्ष्य को समझते हो, जो मुझे समझ रहे हैं कि मुझे ये करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब करना है, मुझे समझ रहे थे, सिर्फ उनके साथ में रही। और मैंने किसी को नहीं बताया मेरे पापा रिटायर्ड हो गए, बिकॉज लोगों के रिएक्शन से आपको वो इफेक्ट होता है। तो मैंने हर वो चीज़ की अपने आप को लिमिटेड रखा, मतलब क्लोज सर्किल में रखा और पॉजिटिव लोगों के साथ रखा। तो मैं सबका आज धन्यवाद देना चाहूँगी और उनसे भी माफ़ी मांगना चाहूँगी जिनसे मैं बहुत टाइम से बात नहीं कर पाती थी। मैं भाई का बहुत शुक्रिया कहूँगी कि जब भी मुझे रोना आता था तो मैं उसको कॉल करके रो लेती थी। क्यों रोना क्यों आता था? कभी कभी आप डीमोटिवेट हो जाते हो, आपको सक्सेस नहीं मिलती है, तो ऐसा नहीं होता कि जैसे अब सब मुझे खुश देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता कि हर वक्त मैं खुश रही हूँ। तो कई बार रोना आता तो आप रो लो, लेकिन उससे बाहर निकलो और फिर से वापस उसी जुनून, उसी जोश के साथ फिर से तैयारी में लग जाओ। बहुत बढ़िया। तो ये मैंने किया और हम लोगों का 3 लोगों का ग्रुप था। अच्छा। और तो हम लोग साथ में ऐसे टाइम बना लेते थे और टारगेट्स बना लेते थे, फिर क्वेश्चंस पूछते थे। और तो इसमें उसमें से एक SBI में सिलेक्ट हुआ। अभी मेरा एक और फ्रेंड है, वो UPSC मेंस भी लिख रहा है। तो उन लोग का भी मैं काफ़ी ज़्यादा थैंक यू कहना चाहूँगी। अश्विन का मैं नाम लेना चाहूँगी, बहुत मोटिवेट मुझे सबने किया है। कि मैंने क्या किया ना, जब मैंने जो भी टॉपिक पढ़ाई करती थी तो एक नॉलेज होता है कि आप बहुत ज़्यादा आपको पता है, और दिस इज़ ट्रू। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपका एग्ज़ाम नहीं निकल पाता, बिकॉज आपके पास ज्ञान बहुत है, बट एग्ज़ाम का क्या फॉर्मेट होता है, MCQ होता है, प्रीलिम्स आपको देना होता है, फिर मेंस में आपको आंसर राइटिंग करनी होती है, इंटरव्यू में आपको बोलना होता है। तो हम पढ़ते हैं और हम खुश हो जाते हैं कि हमने आज तो 10 घंटे पढ़ाई कर ली है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें जो हमने पढ़ाई की है उसको फिर हमें टेस्ट करना है MCQ फॉर्मेट में। पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा है उसको हम MCQ फॉर्मेट में जांच ले कि क्या हमने जो पढ़ा है उसमें कोई हम भूल तो नहीं रहे हैं, तो हम सॉल्व कैसे करेंगे उस क्वेश्चन को। फिर जो हमने टॉपिक पढ़ा उसके आप आंसर लिख के देखिए कि किस तरह से अगर मेंस का क्वेश्चन इस टॉपिक पे बनेगा तो मैं कैसे आंसर लिखूंगा इस पर, या कैसे लिखूंगी इस पर। फिर उस टॉपिक को आप इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी देखिए। और कई बार ऐसा होता है ना, मुझे भी लगता था मुझे इंटरव्यू पे कैसे अभी से तैयारी करनी चाहिए कि नहीं, लेकिन सच बताऊं, अगर वो टॉपिक को आप बोल के देख लेंगे ना, तो जो वो रिटेंशन पावर होगा वो बहुत ही बेस्ट रिटेंशन पावर होगा। और हम सिर्फ उसको पढ़ के छोड़ देते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरत है। और कई बार इसलिए होता है कि बहुत ज़्यादा नॉलेज वाले या बहुत पढ़ाई करने वाले लोग भी इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो पाता है, बिकॉज उस फॉर्मेट में हमने प्रैक्टिस नहीं की होती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, मुझे लगता है मैंने अपने खुद के फेलियर से ये चीज़ सीखा है। मैम रिसोर्सेज वगैरह BPSC के लिए क्या होनी चाहिए, बेस्ट रिसोर्सेज? वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर भी आपने कौन सी रिसोर्सेज यूज़ की और आपको कैसा लगता है कि कौन सी रिसोर्सेज यूज़ करनी चाहिए? भले होता है ना, लॉट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल, बट बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, तो लिमिटेड रिसोर्सेज होनी ज़रूरी है। तो वो लिमिटेड रिसोर्सेज आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए? तो मोस्टली मेरा बेस UPSC प्रिपरेशन का था। तो जब भी BPSC का एग्ज़ाम आता था तो मैंने उस वक्त उसकी तैयारी कर लेती थी। जैसे प्रीलिम्स हुआ तो 2 महीने पहले स्टार्ट कर देती थी। तो प्रीलिम्स में मैंने फैक्चुअल चीज़ें कुछ ऐड कर ली थी BPSC में, तो उसमें मैंने घटना चक्र और लूसेंट को ऐड किया था प्रीलिम्स के टाइम में। और उसी तरह मेंस में भी मेरा पूरा बेस मटेरियल UPSC वाला ही था, तो बिहार स्पेशल के मैंने उसमें ऐड कर लिए थे। जो बिहार स्पेशल के करंट अफेयर्स होते हैं वो ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार हम स्टेट के एग्ज़ाम देते हैं और सारा जो डेटा होता है वो नेशनल इंटरनेशनल
डेटा देते हैं, बट आप स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको स्टेट स्पेसिफिक जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं या जो स्टेट स्पेसिफिक चीज़ें हैं उसके बारे में पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी वो आपको जुड़ाव दिखेगा कि आप उस बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हो, आपको चीज़ें पता है कि नहीं है उसके बारे में। तो ये मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप हर स्टेज में इस चीज़ को ऐड कीजिए। और इंटरव्यू फिर ऐसे ही, तो आप सबसे पहले आप विजन के वेबसाइट पर जाइए, या फिर जो अगर आपका हिंदी मीडियम है तो आप दृष्टि या फिर कोई भी अच्छे वेबसाइट पर जाइए। यूपीएससी और बीपीएससी के जो टॉपर्स हैं उनके एस्से आप पढ़िए। सबसे पहले आपने 10 एस्से पढ़ लिया, फिर आपको समझ आएगा कि क्या लिखा गया है इसमें। आप क्या कीजिए, जो 10 एस्से आपने पढ़ा है उसके कुछ अच्छे लाइंस को निकालिए, अपने कॉपी बनाइए, एक पूरा कॉपी डेडिकेट कीजिए एस्से के लिए। उसमें कुछ कोट्स अच्छे हो, कुछ लाइंस अच्छे हो, आप उसको कॉपी कीजिए। उसके बाद आप 11वां एस्से लिखने जाइए। तो वो जो 11वां एस्से आप लिखेंगे, आप किसी टॉपर का टॉपिक देखिए कि उस टॉपर ने क्या टॉपिक पे ऐसे लिखा है, वो आप लिखिए और फिर उससे अपने आप को कंपेयर कीजिए। इसी तरह 10 एस्से आप खुद से लिखिए और सेल्फ कंपेयर कीजिए जो टॉपर ने ऐसे लिखा है। तो फिर आपको जो सेल्फ इवैल्यूएशन करेंगे, लिटरली वो बहुत बेस्ट होता है। नहीं, हम किसी एक्सपर्ट से इवैल्यूएट नहीं कराएंगे उसको। नहीं, एक्सपर्ट से इवैल्यूएट कराने की भी इम्पॉर्टेंट है, बट मुझे लगता है जब स्टार्ट कर रहे हैं आप, जैसे हम स्टार्ट में क्या करते हैं, सीधा हम कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो बेस्ट होगा। बेस्ट ये होगा कि आप खुद से पहले आप एनालाइज कीजिए, आप देख लीजिए कि मैं कहाँ तक कर पा रहा हूँ, और उसके बाद फिर आप कोई कोचिंग की मदद ले सकते हैं। बिल्कुल, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और करना चाहिए इवैल्यूएट, लेकिन सेल्फ इवैल्यूएशन मैं कहूँगी सबसे इम्पॉर्टेंट है। और मेंस के पार्ट में भी मैं कहना चाहूँगी कि जब आप टेस्ट सीरीज आपने लिख लिया, फिर आप उसको जो टॉपर कॉपी है उससे इवैल्यूएट कीजिए, उससे कंपेयर कीजिए कि टॉपर से मैं कितना दूर जा रहा हूँ। और आपने सपोज कई बार आप टॉपर बन जा रहे हैं, फिर क्या कीजिए, आप फिर भी जो बाकी और स्टूडेंट्स हैं उसमें देखिए, और हर आंसर में भी बेस्ट आंसर के बाद भी आप कैसे उस आंसर में एक नंबर बढ़ा सकते हैं। क्या इंट्रोडक्शन में 2 और पॉइंट जोड़ के आप 1 नंबर ला सकते हैं, या कंक्लूजन में आप 1 और नंबर ला सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आंसर 1 नंबर की फाइट है इस एग्जाम में। तो आपको ध्यान रखना है हर एक स्टेज पे कि किस तरह से आपको 1 नंबर हर क्वेश्चन में बढ़ाने हैं। मैम, मीडियम क्या था आपका? इंग्लिश था। इंग्लिश मीडियम था। मैम, इस बार काफ़ी लंबे जर्नी के बाद आपको कामयाबी मिलती है, आपको कैसा लगता है, क्या आपने अलग किया था इस बार? 2-3 ऐसे पॉइंट जो आपको लगता है कि हाँ हमने इस इम्प्रूव किया और वो कहीं ना कहीं सक्सेस का कारण बना। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी कि हम लोग हर बार रिवीजन पे फोकस करते हैं, बट मुझे लगता है रिवीजन से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिकॉल होता है। आप रिवाइज करते हो तो आप सिर्फ उस पर आपकी नज़र जाती है जो हमें पता होता है, बट अगर आप रिकॉल करेंगे ना, कि आप मनन करेंगे, अच्छा मैंने इस पन्ने को देखूंगा, अब इस पन्ने में मैं रिकॉल करता हूँ क्या क्या मुझे याद है, तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपको क्या याद नहीं है। तो मुझे लगता है रिकॉल सबसे इम्पॉर्टेंट था मेरी सक्सेस में। एक रिकॉल मैंने किया और मैं लिख लेती थी, जैसे मैंने पढ़ा तो उसको MCQ फॉर्मेट में ढाल के देख लेती थी, और फिर मेंस के आंसर से लिख लेती थी, बोल लेती थी। तो ये काम मैंने किया और मुझे लगता है ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था। अमृता, गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं चाहता हूँ लास्ट में, क्योंकि 1 हफ्ते बचे हैं 70th BPSC के लिए, तो अब लास्ट 1 हफ्ते में क्या कुछ आप चमत्कार तो अपने लिए नहीं कर सकते, जो प्रिपरेशन थी उसी में कुछ भी अगर 1 हफ्ते में आप कुछ ऐड ऑन कर सको तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मुझे लगता है कि अभी जो आप कर सकते हैं वो आप ये मत सोचिए कि आप एग्ज़ाम में क्या होगा क्या नहीं होगा, इस थॉट को आप स्किप कर दीजिए और कॉन्फिडेंस बस रखिए कि मुझे ना एक टेस्ट देने जाना है, और बस जितना आपने पढ़ा है ना बस उसको रिवाइज करते जाइए। मैं कहना चाहती हूँ कि आप अगर आपका UPSC या BPSC में सिलेक्शन हो रहा है, जैसे मेरा हुआ, ये एक अच्छी बात है, मैंने मेहनत किया, उसका मुझे फल मिला। बट बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्हें मैं जानती हूँ और मैं देखती हूँ वो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार रिज़ल्ट नहीं मिलता है। तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप बस मेहनत करते रहिए और आपको ज़रूर, मुझे पता है कि आपका रिज़ल्ट ज़रूर आएगा। और कई बार ऐसा होता है कि फाइनल भी सक्सेस नहीं मिलती, अटेम्प्ट्स ख़त्म हो जाते हैं। तो आप जिस भी फील्ड में जाएंगे ना, मुझे पता है बहुत अच्छा करेंगे। तो हमेशा मैं यही कहना चाहूँगी फाइनली कि आप हमेशा पॉजिटिव रहें, खुश रहें, बिकॉज जीवन का यही एम है, खुश रहना, पॉजिटिव रहना। और मेरा भी सिलेक्शन हो गया है, बट मैं अच्छी इंसान तभी बन पाऊंगी जब मैं बहुत अच्छे से अपने फील्ड में जॉब कर पाऊंगी, ऑनेस्टी के साथ समाज की सेवा कर पाऊंगी। तो थैंक यू आप सबको, ऑल द बेस्ट।